हेलो। या हाँ, तो वारिस। आप राजेश सर मेरी सुनाई आपने दे रहा है। चलिए धन्यवाद। तो शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा परिचय देने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज का, जो इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किए। और समय कम लेते हुए मैं सारे जुड़े हुए जो पार्टिसिपेंट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं सहज भाषा में इस विषय पर अपनी बात रखूं। एंड मैं विषय को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश करूंगा। आई थिंक शुक्ला जी ये सही है। जी जी जी। तो मैं पहले अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन ओपन कर दे रहा हूं, जिससे कि कुछ फिगर्स को देखकर विद्यार्थी सहज महसूस करेंगे। तो तो आज का विषय है डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर, हिस्ट्री, साइंस और सॉल्यूशन। तो जैसा कि अभी शुक्ला जी ने बताया और हमारे डिपार्टमेंट के भी लोग बताए कि हमारा ओजोन लेयर जो हमारा प्रोटेक्शन करता है वह किस प्रकार से उसका क्षय हो रहा है, और इसका क्या विज्ञान है और इसका क्या समाधान हम खोज सकते हैं। तो मैं बेसिक से शुरू करूंगा। सबसे पहले चलते हैं कि मेरा टॉक का जो आउटलाइन होगा मैं इस प्रकार दूंगा कि पहले मैं विषय का ओजोन और इसकी उपस्थिति कहाँ पर है इसका वर्णन करूंगा, और फिर ओजोन होल के कौन से फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन होल के लिए, और ओजोन होल क्या है फिर इसको बताऊंगा। और कुछ ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी भाग में है और कुछ हमारे ग्राउंड लेवल पे भी है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा कि ग्राउंड ओजोन कैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड है और क्या सोल्यूशन है हम लोगों के पास। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसका केमिकल फार्मूला O3 है। देखा जाए तो इसका यदि हिस्ट्री देखा जाए तो सबसे पहले ओजोन की खोज एक डच केमिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट करते समय कुछ ऐसी नई गैस मिली जो अनयूजुअल था, जो पहले के सारी गैसों से अलग सिग्नेचर दे रहा था। फिर बाद में उस कई रिसर्च आगे बढ़े और फाइनली जो ओजोन के डिस्कवरी माना जाता है वो फ्रिडरिन को माना जाता है, जो एक जर्मन वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते समय वाटर में ओजोन क्रिएट होता है। तो आज वर्ल्ड ओजोन डे है और इसलिए हम लोग ये व्याख्यान आयोजित किए हैं। तो 16 सितंबर एक्चुअली ओजोन डे के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16 सितंबर को कुछ ऐसा इंटरनेशनल पॉलिसी 1987 में बनाया गया था जो ओजोन के खतरों से हमें मुक्त करेगा और उस दिशा में काम करेगा। इसीलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। और मैं आगे बताऊंगा कि वो सारी क्या पॉलिसी है, देश के विश्व के कई सारे देश व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड हाउ दे लीड टू सक्सेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर को यदि देखा जाए इधर इस फिगर में, तो वाई एक्सिस पर अल्टीट्यूड है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है। यदि हम देखें तो जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं सब पहले टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और फिर टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है। तापमान के इस चेंजेस के कारण हमारे वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि ट्रोपोस्फियर सबसे निचले भाग को कहते हैं जो लगभग 12 किलोमीटर तक है, और 12 से लगभग देखा जाए तो 50 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेटोस्फियर है। और यही स्ट्रेटोस्फियर एक ऐसा भाग है जहाँ पे ओजोन मैक्सिमम होता है। तो ओजोन की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जो उसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन, वह अराउंड 25 किलोमीटर के आसपास होता है हमारे धरती से समुद्र की सतह से ऊंचाई पर। और उसके बाद वायुमंडल के दूसरे लेयर से मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो मैं आगे बढ़ूंगा कि क्यों स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन का प्रोडक्शन होता है। ओजोन तो वैसे हर जगह है। मिस मिश्रा सर, एक प्लीज, आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही है। आपने स्लाइड अच्छा, शेयर किया है तो एक बार फिर से स्लाइड शेयर करते हैं। ओके, सॉरी, लेट मी। और आपकी स्क्रीन दिख रही है बट स्लाइड शेयर नहीं हो रही है, तो प्लीज यू कैन शेयर योर स्लाइड अगेन। ओके, सो अभी मैं
अभी स्लाइड दिखा क्या? यस 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 यस, स्लाइड दिख रही है, यस, चेंज हो रही वेरी है ना? नाइस, यस यस यस। ओके, तो अभी मैंने बताया कि वायुमंडल में ये वाई एक्सिस पर तमाम अल्टीट्यूड है, हाइट है, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। अभी स्लाइड विजुअल है ना? यस यस, ओके, दैट तो इज विजुअल। आप, ओके थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ रहे हैं, धरती से ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर पहले घट रहा है और उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ता है और फिर घटता है और फिर बढ़ता है। तो ये तापमान के इस वर्गीकरण जो धरती से ऊंचाई के साथ हो रहा है, इसके आधार पर वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है। नीचे वाले भाग को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, जो अब लगभग 12 किलोमीटर तक है, और 12 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच के जो डिस्टेंस है वायुमंडल में, उसको स्ट्रेटोस्फियर या समताप भी बोलते हैं। फिर मेजोस्फियर और थर्मोस्फियर है। यह स्ट्रेटोस्फियर ही एक ऐसा भाग है जहां पे ओजोन मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं कि ओजोन का प्रोडक्शन वैसे तो सारे धरती के से सारे ऊंचाइयों पे होता है, लेकिन एट दिस प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यदि आप यहाँ देखें कि वाई एक्सिस पे पुनः हम धरती से ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को कितना ओजोन बना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम 15 किलोमीटर के बाद देख रहे हैं, ओजोन बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है और ये लगभग मैक्सिमम हो जाता है अराउंड 22 से 25 किलोमीटर के आसपास और पुनः घटने लगता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो धरती का स्ट्रेटोस्फियर है लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में, इसी के बीच में मैक्सिमम ओजोन बनता है। और ऐसा इसलिए है, मैं आगे इसके वर्णन करूंगा, लेकिन यह लगभग पूरे ओजोन जो वायुमंडल में है उसका 90% जो भाग है वह स्ट्रेटोस्फियर इसी समतापी मंडल में है। और ओजोन का स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह हमें यूवी रेस से बचाता है। यदि यह ओजोन यहाँ पे न हो स्ट्रेटोस्फियर में, तो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट मतलब कि परावैंगनी किरणें इस ओजोन को यदि नहीं रहेगा तो सीधे धरती पे आ जाएंगी, और धरती पे आने पे हम जानते हैं कि बहुत सारे नुकसान अल्ट्रावायलेट रे कर सकती हैं। तो 90% भाग जो है वो केवल स्ट्रेटोस्फियर में है और 10% भाग केवल हमारे धरती से 0 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में ही है। यह वह सारा ऊंचाई है जिसके बीच में हम सारी अपनी एक्टिविटी करते हैं। वायुयान, बादल, क्लाउड, सारे कुछ इसके अंदर ही बनता है। तो आप देख सकते हैं कि, और ये ऐसा ओजोन बनता कैसे है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑक्सीजन, हमको पता है कि हमारे वायुमंडल का ज्यादा जो पोर्शन है वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जब सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे इस ऑक्सीजन से टकराता है तो इसको दो भागों में तोड़ के एटॉमिक ऑक्सीजन क्रिएट कर देता है। और यह एटॉमिक ऑक्सीजन जब जब ये O2 मॉलिक्यूल अलग अलग O और O में बन जाता है तो पुनः ये एटॉमिक ऑक्सीजन, यहाँ देख सकते हैं यह एटॉमिक ऑक्सीजन दोनों जो बने हैं वह पुनः O2 मॉलिक्यूल से कंबाइन होके O3 बनाते हैं। तो यह O3 बनने का प्रोसेस है। ओजोन कैसे बनता है, और हम देख सकते हैं कि इसके लिए अल्ट्रावायलेट सनलाइट आवश्यक है, वही क्योंकि वही इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को दो भागों में तोड़ेगा। So from this figure, the resultant what we can see the overall reaction is 3 oxygen molecules in the presence of ultraviolet sunlight is producing 2 molecules of ozone. Here we can see that 1 oxygen molecule and then here 1 and 2. So total 3 oxygen molecules are involved in creating 2 molecules of ozone. So we can see that how ultraviolet sunlight actually absorb oxygen involves the reaction with ultraviolet sunlight in the presence of ultraviolet sunlight and creates atomic oxygen, and that atomic oxygen again reacts with the O2 molecule and create ozone. So इस पूरे प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैपमैन। उन्होंने 1930 बहुत पहले ही एटमॉस्फेयर में ओजोन की उपस्थिति कैसे है उसके लिए उन्होंने इस प्रकार के एक साइकिल को बताया। इस साइकिल में आप देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया, द फोटॉन कमिंग फ्रॉम द सन इन द अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ
breaks this O2 molecule to oxygen, atomic oxygen. This atomic oxygen again combines with this O2 molecules and create O3, ओजोन. बट ऐसा नहीं होता है कि एक बार ओजोन बन गया तो हमेशा के लिए स्ट्रेटोस्फीयर या समतापी मंडल जिस हाइट पर बना है उस हाइट पे वैसे ही रहेगा. यह जो ओजोन बनता है यह पुनः आप देख सकते हैं कि सन से आने वाला फोटान जो दूसरे वेवलेंथ में है लगभग 900 नैनोमीटर. आप देख सकते हैं कि इंफ्रारेड टाइप का ये वेवलेंथ है और यहाँ जबकि जो फोटान था वो अल्ट्रा वायलेट था, लेस देन 240 नैनोमीटर. तो अब इस वेवलेंथ का फोटान भी सन से आ रहा है. हमको पता है कि सन से आने वाली लाइट में लार्ज स्पेक्ट्रम होता है, वो गामा रे, एक्सरे से लेके विजिबल लाइट और इंफ्रारेड और रेडियो वेव तक उसमें होती है. तो आप देख सकते हैं कि इस वेवलेंथ का फोटान जो सन से आ रहा है पुनः O3 मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है O2 और O. सो 1 एटॉमिक ऑक्सीजन एंड 1 एटॉमिक O2 मॉलिक्यूल. एंड ये आप देख सकते हैं कि फिर ये O3 ब्रेक हो गया और इस प्रकार से एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया और फिर O2 मॉलिक्यूल. तो चैपमैन ने ये बताया कि हमारे वायुमंडल में सन से आने वाले डिफरेंट वेवलेंथ O2 ओजोन बना सकते हैं और ओजोन का वेक्टर स्ट्रेटोस्फीयर में वहां पे टेम्परेचर ऐसा है और थोड़ा कूलिंग है पोलर रीजन में धरती के, वहां पे मैक्सिमम ओजोन बन जाता है इसी प्रोसेस के दौरान. तो आखिर में हम क्यों ओजोन को लेके इतने कंसर्न हैं और ये ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि पहले तो यूवी रे जो है वह ओजोन द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है. यदि एब्जॉर्ब न हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है मैंने इधर लिस्ट किया है. तो सम आर लाइक अल्ट्रावायलेट रे कॉज स्किन बर्न, स्किन कैंसर, ये सब हो सकता है. और इसके लिए प्रॉपर डेटा मौजूद है, साइंटिफिक स्टडीज है कि धरती के जिस हिस्सों में, जिस देश में ज्यादा अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, जिस धरती के ऊपर का ओजोन होल थोड़ा पतला है या क्षीण हो चुका है, वहां पे मैक्सिमम यूवी रे जब धरती पे आती है तो वहां के लोग ज्यादा स्किन कैंसर और स्किन बर्न से सफर करते हैं. इनफैक्ट यदि यूवी रे ज्यादा समय तक धरती पे आ जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकता है. फिर आप देख सकते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रे डैमेज द टिश्यू ऑफ द आईज एंड कैन कॉज बर्निंग ऑफ द आई सरफेस नोन एज स्नो ब्लाइंडनेस. तो आंख में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि बहुत सारे कलर जैसे फैब्रिक, प्लास्टिक वगैरह के जो पेंट वगैरह के कलर होते हैं वो यूवी रे एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर लेते हैं. ओजोन डिप्लीशन एक्चुअली पूरे जो हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स है वो भी डिस्टर्ब कर देता है और उसकी वजह से डिसरप्शन इन फूड चेन भी हो सकता है. तो वी कैन सी दैट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन लीड टू मेनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ एंड द सराउंडिंग्स एंड द क्लाइमेट. आप लेफ्ट पैनल में आप इस फिगर को आप देखेंगे तो मैंने हाइट के साथ यूवी फोटान्स की कितनी मात्रा आ रही है और ओजोन और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन शो किया है. तो आप देख सकते हैं कि धरती के ऊपर लगभग बहुत ज्यादा यूवी है, सन से आ रहा है, बट जैसे जैसे ये यूवी नीचे आ रहा है एब्जॉर्ब होता जा रहा है और लगभग 25 किलोमीटर आते आते पूरा यूवी एब्जॉर्ब हो गया. और ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन इसी रेंज में हुआ है, इसी हाइट पे लगभग 25 से लेके 45 किलोमीटर के बीच में आप देख सकते हैं. और यही रीजन है जहां पे मैक्सिमम ओजोन होता है. आप देख सकते हैं हरे कलर से जो दिखाया गया है ओजोन का कंसंट्रेशन. तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम ओजोन कंसंट्रेशन जहां पर है वहां पर यूवी रे ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया है और O2 का कंसंट्रेशन हाइट के साथ घटता जाता है. जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी. ऐसा पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे जो ऊंची जगह पे जाते हैं. तो हम देख सकते हैं यदि ये हमारा प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर न हो तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रे जो नोन है वह ह्यूमन को सफर करेंगे और यहाँ तक एनिमल भी सफर हो सकते हैं. पूरा फूड सिस्टम, प्लांट एग्रीकल्चर सिस्टम भी सफर करेगा. तो आप देखिए कि क्या हमारा ये ओजोन लेयर है सारे प्रकार के यूवी रे को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इसके लिए स्टडी किया गया और स्टडी में यूवी रे को 3 भागों में बांटा गया, ए, बी और सी. वेवलेंथ के अनुसार आप देख सकते हैं कि 100 नैनोमीटर से लेकर लगभग 400 नैनोमीटर तक आप अल्ट्रावायलेट रे बोल सकते हैं. तो इस नैनोमीटर के जो सबसे कम वेवलेंथ है उसको यूवीसी बोला गया. उसके बाद यूवीबी और अल्ट्रावायलेट में भी जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उनको यूवीए बोलते हैं.
तो आप देख सकते हैं कि अगेन लेफ्ट पैनल में हमने अल्टीट्यूड के साथ ओजोन की मात्रा दिखाया हुआ है। तो आप देखिए कि अल्ट्रावायलेट जो सी है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है ओजोन के कारण से स्ट्रेटोस्फीयर में, समतापी मंडल में। तो हम देख सकते हैं कि हमारा वायुमंडल कितना कारगर है कि ये हमारे ओजोन को, ओजोन लेयर कितना कारगर है कि जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। और यही यूवीसी है जो मोस्टली हार्मफुल होता है, और इसका एक्चुअली स्मॉल डोज भी किसी एनिमल मतलब इंसान को यदि पड़ जाए तो दे कैन सफर फ्रॉम स्किन कैंसर। जबकि और देखिए यूवी के जो दूसरे कुछ पोर्शंस हैं, यूवी बी और यूवी ए, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुए। यूवी बी का कुछ पार्ट धरती तक आ जाता है, हालांकि ओजोन इसकी मात्रा को कम करता है, बट फिर भी कुछ पोर्शन आ रहा है। और इसी के कारण से स्किन बर्न होता है। धूप में जो ज्यादा लोग जब चलते हैं तो थोड़ा सा जो स्किन बर्न होता है वह इसी यूवी बी पार्ट के कारण होता है, क्योंकि इसकी कुछ मात्रा धरती पर आ रही है डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। आप सोचिए कि इफ देयर वर नो ओजोन इन दिस लेयर तो कितना यूवी लाइट धरती पे पहुंचेगा, लगभग 1 किलोमीटर 0 किलोमीटर के आसपास धरती के सरफेस पे, और तब हम कितने यूवी रे के साइड इफेक्ट्स को सफर करेंगे। यूवी बहुत कम हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, लेकिन ये धरती पे आता है और ये एक तरह से बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्किन को स्टडी में आया है कि यूवी ए पार्ट भी स्किन को प्रीमैच्योर एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें हैं वह ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एटलीस्ट उसके खतरनाक जो हिस्से हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ हिस्से धरती पे बहुत कम मात्रा में आते हैं लेकिन उनके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो इससे पता चलता है कि ओजोन लेयर कितना इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर पर बहस छिड़ी थी एक्चुअली 1985 में। हुआ क्या था कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो फरमान, उन्होंने क्या किया कि अपने अंटार्कटिक रीजन में जाके ओजोन की स्टडी कर रहे थे, मेजर कर रहे थे ही वाज मेजरिंग कि हाउ मच ओजोन इज प्रेजेंट इन द अंटार्कटिक रीजन, एंड इन हिज ऑब्जर्वेशंस फॉर ए लॉन्ग टाइम व्हाट ही फाउंड दैट ओजोन लेवल measured in the units of Dobson unit du is continuously decreasing, and this decrease was very much from 1975 to 1985। तो उन्होंने देखा कि पिछले 10 सालों में ओजोन लेयर बहुत घट चुकी है अंटार्कटिक रीजन में, साउदर्न हेमिस्फीयर में। और ऐसा उन्होंने, जब हमारा ओजोन लेयर घट जाएगा तो उन्होंने एक ऐसा प्लॉट किया, जैसे आप देख सकते हैं धरती के इस हिस्से में इन्होंने कलर कोडिंग किया, और जहां पे बहुत ज्यादा ओजोन था उसको हाई कलर के लिए रेड यूज किया, और जहां पे ओजोन की डेंसिटी कम है उसके लिए ब्लू यूज किया। तो आप देख सकते हैं इस कलर कोडिंग में ये जो पोर्शन है वहां पे ओजोन बहुत कम हो गया है, और इसी को उन्होंने ओजोन होल का नाम दिया। सो द ओजोन होल मीन्स in that part of the atmosphere, that part in that location, the ozone concentration has decreased so much that any ultraviolet ray can penetrate through the atmosphere and reach to the ground। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये बताया कि इस हिस्से में धरती के साउदर्न है अंटार्कटिक रीजन में, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये बताया कि ओजोन का कंसंट्रेशन इतना कम हो गया है और कम ही होता जा रहा है कि वहां ओजोन की पतली परत होने के कारण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे जमीन तक पहुंच जा रही हैं, और जब वो धरती पे पहुंच रही हैं तो तमाम प्रकार की बीमारियां दे सकती हैं, क्योंकि ये स्टेब्लिश हो चुका था कि अल्ट्रावायलेट रे कितनी खतरनाक है। तो जब उन्होंने अपना पेपर 1985 में नेचर में पब्लिश किया, उसके बाद पूरे बड़े स्तर पे डिबेट शुरू हो गया कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओजोन के लेयर को क्षय कर रहे हैं। और इसके लिए जब पूरी स्टडी हुई तो पाया ये गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा कंपाउंड पाया गया जो पिछले कई दशक में लगातार उसका यूज हो रहा था। और अगेन 1974 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी बाय दिस ऑथर, एंड व्हाट दे एक्चुअली कंफर्म दैट द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वही जाके एटमॉस्फेयर के ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है डिप्लीट, यदि इस प्रोसेस को देखें सिंपली, हमने सिंपल बनाने की कोशिश की है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला CFCl3 होता है, इसको CFC11 कह सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कई प्रकार हैं, इसमें से एक है CFC11। तो आप देख सकते हैं कि इस CFC11 में
जब ये हम लोग धरती पे यूज करते हैं कुछ ऐसे केमिकल जिसमें ये CFC होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर से होते हुए ये ऊपर जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचेगा, और अगेन स्ट्रेटोस्फीयर में अल्ट्रावायलेट रे इस CFC को ब्रेक कर देता है। So after breaking this CFC molecule, we can see that it can be broken into two components, CFCl2 and Cl. So हो क्या रहा है कि अल्ट्रावायलेट रे इस CFC मॉलिक्यूल से एक क्लोरीन एटम को बाहर कर दे रहा है, और यह क्लोरीन एटम ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि क्लोरीन हाईली मतलब फास्ट रिएक्शन करता है O3 के साथ, ओजोन के साथ, और इस प्रकार से ओजोन एटॉमिक क्लोरीन से रिएक्ट करके ClO बनाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पुनः बन जाता है। और इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि पुनः इस ClO से क्लोरीन एटम निकल जाता है, इसका मतलब ये क्लोरीन पुनः खाली हो गया, पुनः जाके ये ब्रेक करेगा एटॉमिक ओजोन मॉलिक्यूल को। तो इस पूरी प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन है, वह हमारे ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक प्रक्रिया में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल भी कम से कम 10,000 से 1 लाख तक के ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो हम धरती पे यूज करें और यदि उसमें CFC हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, तो उसमें का क्लोरीन जो अल्ट्रावायलेट रे से निकल रहा है विघटित होकर वह जाके कई सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है। So CFC is not the only one molecule or the compound which have this adverse effect. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो एटॉमिक ओजोन मॉलिक्यूल को क्षय करते हैं, डिप्लीट करते हैं। कुछ ऐसे तो फिर स्टडी हुई इस पे और पाया गया कि बहुत सारे ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हेलोन्स हैं, देन ट्राइक्लोरोएथेन जिसको मेथिल क्लोरोफार्म भी कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड। तो आप देख सकते हैं कि वो सारे कंपाउंड जिसमें आप देखेंगे तो हाइड्रॉक्सिल, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस टाइप के एटम हैं, वह यूवी रेडिएशन में निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो जाके ओजोन को डिप्लीट करते हैं। फिर हम स्टडी हुई कि पिछले कई दशकों में आखिर किस चीज का यूज ज्यादा हुआ है और ये सारे केमिकल यूज कहाँ हो रहे हैं। तो पाया गया कि ये सारे जो CFC जैसे जैसे एक एग्जांपल के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका यूज रेफ्रिजरेटर में होता है, उसका यूज एयर कंडीशनर में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको लीजिए मेथिल क्लोरोफार्म, कुछ ऐसे सारे केमिकल्स हैं जो फ्यूमिगेशन और सॉइल्स के लिए फ्यूमिगेट करते हैं ना, जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, डिसइंफेक्टेंट करते हैं, कुछ जब सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके पहले करते हैं। तो ये सारी चीजों का जब प्रयोग बढ़ा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इन सब प्रोसेस में उन सब केमिकल्स के बहुत ज्यादा यूज होने लगे। और इस पूरे प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जब विघटित होगा, एक क्लोरीन निकलेगा, वह एक क्लोरीन भी ओजोन के लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में ओजोन बहुत तेजी से डिप्लीट होगा, और यही कारण है कि ओजोन लेयर में क्षय होना प्रारंभ हो गया, जिसको हम ओजोन का क्षयीकरण, रिक्तीकरण, कई नामों से बोल सकते हैं, ओजोन होल, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल या डिप्लीशन ऑफ ओजोन कह सकते हैं। आप यहाँ पे एक और स्टडी हुई है, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओजोन लेयर बराबर घटती जा रही है। थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, जो फ्लक्चुएशन साल के कारण होते हैं, कभी सन ले, जैसे क्योंकि ये पोलर रीजन में हुए हैं, आप देखेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्लोबल, तो ईयरली वेरिएशन है, बट ईयरली वेरिएशन के बाद भी ओवरऑल जो ट्रेंड है वो घट रहा है। तो इस प्रकार से साइंटिस्ट वर एबल टू आइडेंटिफाई द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस which led to the like weakening of the concentration of ozone layer in the stratosphere। तो समतापी मंडल में जो ओजोन प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में था, उसमें समय के साथ धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि हम ऐसे केमिकल्स का यूज करने लगे धरती पर और बड़ी मात्रा में, जो ओजोन को बहुत तेजी से गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। फिर आप देखेंगे तो इन सारे प्रोसेस को जब ध्यान में रखा गया
तो साइंटिस्ट ये सोचे कि आखिर में इसके लिए किया जा सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहला एफर्ट जो हुआ वो 1985 में वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर फॉर्मलाइज किया गया, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे लोग ये डिस्कस शुरू किए कि कैसे हम ओजोन को कम करें। और इसी वियना कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप सबको पता होगा, ये बहुत फेमस इंटरनेशनल ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कई देशों ने इसमें भाग लिया और ये संकल्प लिया कि हम, और ये जो ट्रीटीज हुई थी वो 16 सितंबर 1987 को हुई थी। अब आपको देख सकते हैं कि इसीलिए 16 सितंबर को ही हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से ये जो सबसे फेमस ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया और कई सारे देश इसमें भाग लिए और दृढ़ संकल्प लिए कि हम अपने देश में सीएफसी और उन सारे केमिकल्स का यूज बैन करेंगे या मिनिमाइज कर देंगे, जिससे कि ओजोन को क्षय पहुंचता है, क्योंकि यह एक पूरे वर्ल्ड का इश्यू है। यदि ओजोन लेयर में किसी प्रकार का कमी हो जाए, उसकी कंसंट्रेशन घट जाए, तो पूरी हमारी सिविलाइजेशन प्रभावित हो सकती है। तो 1992 में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ चेंजेस किए गए और हर बार आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस हुए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जो जाने जाते हैं लंदन एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट 1997। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स हुए हैं। ये अमेंडमेंट क्या है कि शुरू में जब सीएफसी पे प्रतिबंध लगाने की बात आई थी तो कुछ विकसित देशों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया कि हम अपने यहाँ कम कर लेंगे, और उन्होंने कुछ सालों में कम किया। लेकिन फिर देखने में आया कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज यह बोल दी कि अभी तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम ऐसे सारे उत्पाद पे प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रुक जाएगा। तो उनको कुछ शुरू में छूट दे दी गई, लेकिन कई क्रमिक संशोधनों के बावजूद सारे लगभग डेवलपिंग कंट्रीज को इस पे विवश किया गया कि आप इसको माने और दृढ़ता से उन सारे केमिकल्स के प्रयोग को बैन करें। और इसीलिए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स सारे देश को लगभग इंक्लूड कर लिया। एंड आफ्टर इंक्लूडिंग एंड मेकिंग लाइक वर्ल्ड लेवल एफर्ट्स, इफ वी सी इन दिस फिगर दैट ओजोन लेयर जो हमारा धीरे धीरे घट रहा था 1971 से 2000 में मिनिमम हो गया था। आप देख सकते हैं कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू तो हो गया है 1987 में ही, बट इसके बावजूद भी अप टू ईयर 2000 व्हाई द ओजोन कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि जब इंटरनेशनल प्रतिबंध की बात होने लगी तो कई देशों को ये लगा कि अब तो हमको इन सारे केमिकल्स बंद करने पड़ेंगे, तो उसका उत्पादन और तेजी से बढ़ा दिए। और आप देख सकते हैं कि इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके सारे देशों को जोड़ना पड़ा जो सीएफसी उत्पादन की दर बढ़ा रहे थे। और लगभग सन 2000 आप देख सकते हैं तो ओजोन लेयर डिप्लीशन मिनिमम पहुंच गया था, यानी कि ओजोन में होल सबसे ज्यादा लगभग 2000 में हो गया था। लेकिन इंटरनेशनल एफर्ट्स के बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ओजोन लेयर बढ़ता गया, मतलब उसका होल बढ़ता गया और उसकी जो क्षयीकरण का जो रेट था वो कम हुआ। और इन दिस प्रोसेस द टोटल ओजोन कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड। और आप अभी देखेंगे कि बढ़ा नहीं है। यदि इस रेट से भी सारे देश के लोग ओजोन उन सारे केमिकल्स का यूज न करें जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो भी लगभग 2060 तक हम पहुंचेंगे, तब हमारा ओजोन लेयर वहां उस कंसंट्रेशन पे होगा जो कंसंट्रेशन लगभग 1980 में था। तो हम देख सकते हैं कि ओजोन में कितना क्षय हो चुका है। यदि हम उसके क्षय को रोके भी तो भी लगभग 20 से 30 साल और लग जाएंगे हमको ओजोन के प्रॉपर लेयर, मतलब उतना कंसंट्रेशन पहुंचने में जो पूरी तरह से हमको प्रोटेक्शन दे पाए। So this is obvious how the industrial revolution around the globe have led to depletion, severe depletion in the ozone concentration। और इसीलिए बात होती है कि ये ओजोन होल को भरने में कितना टाइम लगेगा। और यदि कुछ कंट्री इधर फिर से सीएफसी का उत्पादन बढ़ा देती हैं, तो ये जो हमारा ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वो और टाइम लग जाएगा और आगे कई सालों में शायद हम इस ओजोन को जो होल हुआ है उसको भर ना पाए। तो एटलीस्ट इस फिगर से ये ऑब्वियस है कि आफ्टर साइनिंग एन इंटरनेशनल ट्रीटी बाय डिफरेंट कंट्रीज, आप देख सकते हैं कैसे एक इफेक्ट पड़ा है। और ये इफेक्ट क्लियरली देख सकते हैं सन 2000 के बाद कि धीरे धीरे ये रिवर्स ट्रेंड आया है, ओजोन होल धीरे धीरे अब भर रहा है। तो
That's why it is important for making all the nations together, come together to sign the treaties which can lead to global environmental sustainable development. तो क्या केवल एक सन से आने वाला अल्ट्रावायलेट रे ही है जो ओजोन को फ्लक्चुएट करता है? इस स्लाइड पे मैं ज्यादा टाइम न देते हुए आई विल ब्रीफली से दैट देयर आर सम अदर पैरामीटर्स व्हिच आर शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स व्हिच लीड टू like changes in the stratospheric ozone. Some of them are like even solar irradiance. The area in which I am working currently is the solar things, solar physics, solar science. So in this we know that intensity coming from the sun, like total solar irradiance, fluctuates by every 11 years. हर 11वें साल आप देखेंगे कि टोटल सोलर इरेडियंस सन से आने वाला जो रेडिएशन है वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में है, टोटल सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और हर 11वें साल कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है। इसका भी इफेक्ट पड़ता है ओजोन पे, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म आप देखेंगे, लॉन्ग टर्म में हमारा ओजोन लेवल घटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे केमिकल्स हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड राइट पैनल में आप देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। और ये कर्व बता रहा है कि देखिए सन 2000 में कार्बन टेट्राक्लोराइड का इनफैक्ट मेथिल क्लोरोन जैसे केमिकल्स जिनमें Cl क्लोरीन है वो भी मैक्सिमम यूज हुए हैं सन 2000 में। और इसी कारण सन 2000 में होल था, ओजोन का जो क्षयीकरण था वो सबसे ज्यादा की अवस्था में पहुंच गया था। और उसके बाद धीरे धीरे चूंकि इन केमिकल्स का यूज घटा है, ऑब्जर्वेशनली भी स्टडी से पाया गया है कि डिफरेंट कंट्री इसको धीरे धीरे कम की हैं, तो ओजोन लेयर धीरे धीरे सन 2000 के बाद से रिकवर किया है। तो प्रश्न आता है कि क्या केवल स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन है? समतापी मंडल में जो लगभग हमने बताया कि 12 से लगभग 45 किलोमीटर के बीच का एरिया है, क्या केवल वही ओजोन है? तो नहीं, ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन है। मैंने बताया कि धरती का सबसे पहला लेयर जो है लगभग जो धरती की सतह से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है उसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो इस ट्रोपोस्फीयर में भी कुछ ओजोन की मात्रा पाई जाती है, और यह ओजोन जो होता है इसका जो उत्पादन होता है वह पहले वाले प्रोसेस से नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि समताप मंडल में जो ओजोन बनता है वो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे से बनता है और वो ऑक्सीजन को ब्रेक करके बनता है। बट आप देखेंगे कि हमारे धरती के आसपास का ओजोन जो है जिसको ट्रोपोस्फीयर ओजोन कहते हैं, वह नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल जो चिमनियों और तमाम सारे ईंधन के यूज करने से निकलता है उससे बनता है। जब हमारा NO2 अल्ट्रावायलेट लाइट से ब्रेक हो जाता है तो फ्री ऑक्सीजन क्रिएट होता है, O और O2, और ये फ्री ऑक्सीजन जो अनस्टेबल होता है O2 से कंबाइन करके O3 बना लेता है। तो इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हमारे धरती के आसपास भी ट्रोपोस्फीयर में ओजोन बनता है। और यदि आप इस ओजोन को ट्रोपोस्फीयर वाले ओजोन जो लाल कलर से यहाँ पे शो किया गया है उसको देखेंगे तो इसकी मात्रा समय के साथ बढ़ी है। जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, हमारे धरती के आसपास ओजोन बढ़ रहा है, जबकि हमारे टोटल ओजोन देखें जिसमें समतापी मंडल, हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग के ओजोन जो प्रोटेक्टिव लेयर है ग्रीन से शो किए हैं ब्लू से, तो ये ब्लू वाले ओजोन देखिए घटे हैं, लगभग 1960 के बाद से ही घटना शुरू हो गया, और यही कारण है कि ओजोन में होल बन गया। लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर का ओजोन है दैट इज अराउंड अस, मींस कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है जो हमारे केमिकल्स और अंतर, यहाँ पे एक अंतर मैं बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटोस्फीयर का ओजोन है वो हमको यूवी रे से बचाता है, लेकिन जो ट्रोपोस्फीयर का ओजोन है वो पॉल्यूशन जैसा काम करता है, और ये पॉल्यूशन जो है वो ग्रीन हाउस गैस जैसा काम करेगा, और हमको ये पॉल्यूशन बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज को क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ट्रोपोस्फीयर के ओजोन को बैड ओजोन समझा जाता है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जबकि द ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर लाइक इन द स्ट्रेटोस्फीयर एट द हाइट ऑफ around 25 kilometer is good ozone which protects us from the ultraviolet light। लेकिन जो ओजोन हमारे वायुमंडल के बहुत पास सतह पे क्रिएट हो रहा है हमारे तमाम तरह के ऐसे केमिकल्स को यूज करने से जिसमें
प्रदूषण जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल्स जिसमें होते हैं, वो हमारे ट्रोपोस्फियर के ओजोन को बढ़ाता है। और यही कारण है कि इसके बढ़ने से ओवरऑल पॉल्यूशन बढ़ता है, और इस पॉल्यूशन के बढ़ने से हमारे ऊपर के वायुमंडल समतापी मंडल और ठंडा होता है, और ठंडा होने से वहां ओजोन तेजी से घटता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे ट्रोपोस्फियर का ओजोन ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब धरती के आसपास का जो वायुमंडल है गर्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ समतापी मंडल जो ऊपरी वायुमंडल है, लगभग मैंने बताया कि 25 किलोमीटर के आसपास का, वो ठंडा होगा। और जैसे जैसे वहां ठंडा होगा ओजोन का डिप्लीशन और तेज बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन की जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगभग 10% ओजोन, जैसा कि मैंने बताया कि 90% जो ओजोन है वो ऊपर के वायुमंडल में ही है, समतापी मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में है, जबकि 10% ओजोन ट्रोपोस्फीयर में है। और ये जो ट्रोपोस्फीयर वाला ओजोन है वो हमारे तमाम इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकल के यूज से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ ऊपर के वायुमंडल का ओजोन घट रहा है, और ऊपर वाला ही ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसके घटने से यूवी रे डायरेक्ट धरती पे पहुंचेगी और हम सबको प्रभावित कर देगी। हालांकि ट्रोपोस्फियर का भी ओजोन बढ़ना खतरनाक है, क्योंकि वह अगेन ग्रीन हाउस गैस जैसा काम करेगा और ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करेगा। तो देख सकते हैं कि दोनों ओजोन कितने मतलब ट्रोपोस्फियर का ओजोन बढ़ना खतरनाक है, जबकि स्ट्रेटोस्फियर का ओजोन खतरनाक है। सो अभी मैं पूरे टॉप को समझूं, तो जैसा कि हम लोग पाए कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन में होल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमको क्या सॉल्यूशंस हैं, हमारे सॉल्यूशंस क्या हैं, और मतलब कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं टू सेव आवर प्लेनेट। सो दिस प्रिवेंटिव मेजर्स इज अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ गैसेस, जैसे कि वो सारे गैसेस जो जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिससे निकलता है, लाइक हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, मेथिल ब्रोमाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबके प्रतिबंध, इस पे प्रतिबंध लगे या इसका यूज कम से कम किया जाए। दूसरी बात है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, जो कार और इन सब का यूज ज्यादा करते हैं उससे भी बहुत प्रदूषण होता है, और उससे भी हमारा ट्रोपोस्फियर का ओजोन बढ़ेगा, जो हमको रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ हमारा समतापी मंडल का ओजोन घटेगा, डिप्लीट होता जाएगा। गार्डनिंग अगर करना है, प्लांटिंग करना है, ये सारी चीजें मतलब प्रमोट करेंगी हमारे ओजोन डिप्लीशन के दर को। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स यूज करें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में भी ऐसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग एजेंट्स, इन सब में ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जो क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे एटॉमिक ऑक्सीजन युक्त होते हैं, और वह पुनः जाके हमारे समतापी मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन को डिप्लीट करेंगे। और बहुत सारा जो प्लास्टिक और रबर को बर्न करते हैं, उससे भी तमाम तरह के जो निकलते हैं प्रदूषण, वो जाके हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं, तो उसका कम से कम करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, चूंकि हम सारी चीजों को यूज अचानक कम नहीं कर सकते, और ये हमारे इंटरनेशनल डिस्कशन में भी आया है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका यूज कम तो किया जा सकता है, लेकिन उनको मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है। तो साइंटिस्ट लोग बहुत सारे सजेशन और डिस्कवरी किए हैं कि उस केमिकल के जगह पे वैसा ही वर्क करने वाला कोई दूसरा केमिकल बनाया जाए, मतलब कि हम वह केमिकल जो ओजोन के लिए हानिकारक है उसको रिप्लेस कर दें दूसरे केमिकल से जो ओजोन को डिप्लीट ना करें। तो इस तरह से साइंटिफिक डेवलपमेंट करके भी ओजोन के डिप्लीशन को कम किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पहले एयर कंडीशनिंग में मुख्य रूप से जो HCFC 22 यूज होता था, आज वह रिप्लेस हो चुका है HFC 410 से, ए से, और इसी प्रकार से CFC 12 को रिप्लेस कर सकते हैं HFC 130A। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वैसे केमिकल्स जिसमें वह सारे मतलब केमिकल है, जैसे क्लोरीन है, CFC है, जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करेंगे, उसके जगह पे यदि साइंटिफिकली हम कोई ऐसा केमिकल बना दें जो वर्क वैसा ही करे, सिमिलर वर्क करे, बट उसका कंपोजिशन अलग हो, तो यदि ऐसी डिस्कवरी होती है, सारे केमिकल्स जो हार्मफुल है जब उनको रिप्लेस कर देते हैं कोई नए केमिकल से जो हार्मफुल नहीं है, तो यह ऐसा साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हमारे ओजोन को सेव करने में, ओजोन के कंसंट्रेशन को बनाए रखने में कारगर होगा। अदरवाइज द वे these chemicals are harming our ozone's concentration in the stratosphere could lead to severe holes or depletion of the ozone in the upper atmosphere,
and that will allow UV rays, solar UV ray to reach to ground and actually harm our health in a very severe manner. तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। और 16 सितंबर इसीलिए मनाया जाता है कि हम समाज में अपने आसपास इस प्रकार की जागरूकता उत्पन्न कर पाए कि हमको क्या करना है, किस प्रकार के अपने डेली लाइफ और चीजों को यूज करना है कि हमारा एटमॉस्फेयर और हमारा अर्थ सेफ भी रहे, जिससे कि वी कैन ट्रांसफर ए बेटर एनवायरमेंट, बेटर एटमॉस्फेयर टू आवर कमिंग जनरेशन एंड वी कैन सेव आवर प्लेनेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू माय टॉक। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। आपने बहुत ही सहज और सरल भाषा में ओजोन परत के महत्व को बताया और कैसे ओजोन परत पर वर्तमान समय में दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हमारे जो संसाधन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, और कहां से कहां तक के दौर में हमने देखा कि ओजोन परत सुरक्षित थी और कैसे ओजोन परत में क्षय तेजी के साथ बढ़ा 2000 तक में, और फिर 2000 के बाद जब हम लोग इसको लेकर के चेते और इसको लेकर के सावधान हुए तो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से पॉलिसीज बनी और उन पॉलिसीज के दम पर कैसे ओजोन परत में फिर से जो ग्रोइंग डेवलपमेंट हुआ, रीस्टार्ट हुआ, वो हम आपने दिखाया। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि कहाँ ओजोन परत का बढ़ना फायदायक है, ये भी आपने बताया। और आपने अपने उद्बोधन में यह भी बताया, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। अब हम जैसा कि आपको पहले भी बताए थे कि हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय हमारे ऑनलाइन व्याख्यान में जुड़ी हुई हैं। मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों को अपने आशीर्वाद वचन के रूप में दें। डॉक्टर मिश्रा मैडम, आदरणीय प्रिंसिपल। हेलो जी मैडम आवाज जी, आ रही आप आवाज आ रही मेरी? यस मैडम, यस मैडम। अच्छा। सबसे पहले तो मैं अपने दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने आज विश्व ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में इतने सुंदर व्याख्यान का आयोजन किया। और ये जो आयोजन है, जिस समय आपने ये आयोजन किया है, ये हमारे शिक्षकों की विषय के प्रति जागरूकता, विषय प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो ये ऐसा प्रासंगिक विषय था और जिस पर निश्चित रूप से साइंटिस्टों को और बुद्धिजीवियों को चिंता की जानी चाहिए। आपने बताया कि अल्ट्रावायलेट रेस किस तरीके से स्किन को जैसी परेशानी तमाम स्वास्थ्य निश्चित रूप से ये बड़ा ही आपका सारगर्भित उद्बोधन था डॉक्टर वागीश जी। आपने जितनी स्लाइड्स के द्वारा समझाने की कोशिश की, हालांकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, बहुत भौतिक विज्ञान समझ में नहीं आया, लेकिन जो बातें समझ में आ रही थी वो निश्चित रूप से हमें प्रेरित करती हैं कि हमें बैक टू नेचर जाना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे ही लेक्चर्स आप हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को देते रहें, जिससे हम भी लाभान्वित हों और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी लाभान्वित हों। नितेश शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर ये व्याख्यान का आयोजन इस समय किया, ये आपकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी फिजिक्स डिपार्टमेंट के जितने भी सहयोगी शिक्षक इस ऑनलाइन व्याख्यान से जुड़े हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं, उन सभी के प्रति मैं अपना हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद नीतीश जी। थैंक यू मैडम। आपका आशीर्वाद बना रहे हम लोगों को, और ये उम्मीद रखते हैं और इस तरह के आयोजन हम लोग साइंस के डेवलपमेंट के लिए लगातार करेंगे। और उम्मीद है कि वागेश मिश्रा जी का भी साथ हम लोगों को लगातार मिलेगा।
और जी, भागेश जी। मिश्रा जी मैडम बहुत बेसिक नॉलेज इनकी फिजिक्स में बहुत ही डेप्थ में है, और हाँ, कभी अगर ये वर्चुअल ना होकर के हम लोगों से सीधे संवाद करेंगे तो इसका और आनंद मिलेगा। और इस आशा हाँ, के और साथ अभी आप इनकी वागीश जी की उम्र भी बहुत कम है, ये बहुत आगे जाएंगे। इतना सुंदर प्रेजेंटेशन आपने किया, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू बहुत बहुत मैडम। धन्यवाद। जी का, हमारे मैथमेटिक्स ग्रुप से जुड़े हुए सभी सम्मानित शिक्षकों का, और विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी रात गए हमारे इस संवेदनशील विषय पर अपने समय को दिया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और इसी आशा के साथ कि फिर हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।